एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई जो होता है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम अपनी जो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 4 जो है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरीके से आज के इस पहले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, ओवरव्यू को देखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ जिसका आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए और एक इसका अच्छा माइंड मैप क्रिएट करने के लिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जो होता है वो इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर के बारे में आपने ऑलरेडी जो कंटेम्पररी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का उसमें और जो पहला चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, उन दोनों चैप्टर में आपने इस चैप्टर के बारे में काफी कुछ होता है पढ़ रखा है। ठीक है, आप जो भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं वो सब आपने ऑलरेडी जो हमारी वर्ल्ड वाली बुक्स है कंटेम्पररी साउथ एशिया उसमें और जो कोल्ड वॉर एरा वाला जो चैप्टर है उसमें आपने ऑलरेडी इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम उन सारी चीजों को एक तरीके से रिवीजन के रूप में जो होता है वो कवर करेंगे। तो ये बात आपको होता है क्लियर हुआ। तो अब इस चैप्टर की जो होता है ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर के ओवरव्यू यानी कि इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं वो हम जो देख लेते हैं। देखिए, आपको इस चैप्टर के नाम से जो होता है वो क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 1947 से लेकर के भारत की अब तक विदेश नीति जो है या फिर फॉरेन पॉलिसी जो होता है वो कैसे रही है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, भारत ने जो भी फॉरेन पॉलिसी जो होता अपनाई, ठीक है, जैसे कि नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट को पॉलिसी को भारत ने अपनाया था। तो भारत ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाया यानी कि नैम को अपनाया, तो उसको क्यों अपनाया, उसके पीछे अपनाने के कारण क्या थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो कौन कौन से फैक्टर से जो था इन्फ्लुएंस हुआ उसको जो था देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है हम जो फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे, ठीक है, वो कितने हद तक जो था सक्सेसफुल रही, क्या वो सक्सेसफुल रही भी या फिर फेल हो गई, उन सारी चीजों को भी जो होता है इस चैप्टर के अंदर होता है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ जो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर के अंदर हम ये भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि भारत के अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, जो पड़ोसी देश है हमारे जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनके साथ जो है भारत के रिश्ते जो होता है वो कैसे हैं उनको भी जो होता है इस चैप्टर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं वो भी जो हम देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो रिश्ते भारत के हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हैं वो क्यों हैं। ठीक है, जैसे कि अगर लड़ाई झगड़े के रिश्ते हैं तो लड़ाई झगड़े के रिश्ते क्यों हैं, ठीक है, उसके कारण क्या है, और अगर पीसफुल रिलेशन है तो पीसफुल रिलेशन होने के क्या क्या कारण है, ठीक है, वो भी जो होता है देखने की कोशिश करेंगे। प्रेजेंट टाइम में हमारे रिलेशन में कोई बदलाव आया है या नहीं आया है, ठीक है, वो भी जो होता है हम इस चैप्टर के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू जो था वो समझ आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर के रोता इंट्रोडक्शन को रोता कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको भारत के फॉरेन पॉलिसी के बारे में जो था पढ़ना है, भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे जानना जो है वो ये है कि फॉरेन पॉलिसी आखिरकार होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम पढ़ने तो जा रहे हैं लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि फॉरेन पॉलिसी से हमारा मतलब क्या होता है या फिर फॉरेन पॉलिसी क्या होती है तो भारत ने जो फॉरेन पॉलिसी अपनाया उसको आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करने वाले कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, ठीक है, या फिर हम जब फॉरेन पॉलिसी कहते हैं तो उससे हमारा क्या मतलब होता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी को जो पता होगा कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, किसी भी देश की जो सरकार होती है वो अपनी कंट्री के अंदर जो होता है बहुत सारे तरीके की पॉलिसी को अपनाती है। ठीक है, अलग अलग इश्यूज के लिए, अलग अलग मैटर्स के लिए, जैसे कि पॉलिटी के लिए या फिर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए या फिर सोसाइटी को डेवलप करने के लिए किसी भी देश की सरकार जो होती है वो अलग अलग तरीके की पॉलिसीज को जो होता है वो अपनाती है। ठीक बिल्कुल उसी तरीके से कोई भी देश, ठीक है, उसका बाकी के जो दुनिया के देश हैं, ठीक है, एक जो देश है उसका बाकी की दुनिया के जो देश हैं उसके साथ उसके रिलेशन कैसे होंगे, या फिर दुनिया के अंदर अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर विश्व की राजनीति पे अगर मान लो कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई और इश्यू चल रहा है, उसके प्रति उस पर्टिकुलर देश का क्या स्टैंड है, ठीक है, उस
पर्टिकुलर प्रॉब्लम के प्रति या फिर उस पर्टिकुलर इशू के प्रति या फिर दुनिया के जो बाकी के दूसरे देश हैं उनके प्रति उस देश की क्या पॉलिसी है, उसने किस तरीके की पॉलिसी को अपनाया हुआ है, उसी को होता है एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से जो होता रिपीट कर देता हूं कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है बेसिकली हमारी किसी भी देश की, वो बेसिकली हमको बताती है कि उस पर्टिकुलर देश का, ठीक है, अगर हम ये कहें कि भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो ये है, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी से जो होता है हमारा मतलब ये है कि भारत के जो है बाकी के जो दुनिया के देश हैं उनके साथ भारत का रिश्ता कैसा है और भारत का जो स्टैंड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर चल रहे किसी भी इशू के ऊपर वो कैसा है, भारत ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया हुआ है, वो सब बेसिकली हमको उस देश के या फिर भारत के फॉरेन पॉलिसी से होता है पता चलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉरेन पॉलिसी होता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सा है, फॉरेन पॉलिसी का मतलब कि दूसरे देशों के साथ रिलेशन और जो अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर कोई इशू चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके प्रति जो होता है उसने क्या स्टैंड रखा हुआ है वो भी जो होता है उसके फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि आपने देखा था 1947 में कोल्ड वॉर की जब टेंशन चलती है तब हमारे देश ने जो था वो नैम को अपनाया था। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया था। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमारे देश की जो थी वो फॉरेन पॉलिसी बनी। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम में हमने जो होता है अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, भारत ने प्रेजेंट टाइम में अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो है वो बॉयकॉट चाइना की पॉलिसी को अपनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिश्ते जो है काफी अच्छे नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से हमारे देश ने जो है प्रेजेंट टाइम में हमने बॉयकॉट चाइना की जो है पॉलिसी को अपनाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारे जो है फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है जो कि बेसिकली दिखाता है कि हमारे चाइना के साथ जो है वो रिश्ते कैसे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉरेन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब हम जो होता है पढ़ते हैं अपने जो हमारा जो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, उसको जो है देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हमारा जो पहला टॉपिक है इंटरनेशनल कंटेक्स्ट, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो होता है हम ये देखने वाले हैं कि इस इंटरनेशनल कंटेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना क्या है। देखिए, और इसको क्यों पढ़ना है वो भी हम देखने वाले हैं। देखिए, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर सिंपली हमको ये पढ़ना है कि 1947 में जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ, जब भारत जो था आजाद हुआ था, तो इस 1947 के दौरान जो था, ठीक है, 1947 के दौरान वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो था, विश्व की राजनीति जो थी उसकी सिचुएशन क्या थे, ठीक है, उसके कंडीशन क्या थे, उन सारी चीजों को होता है हमको इस इंटरनेशनल कंटेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ उस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो था उसका इन्वायरमेंट जो था कैसा था, ठीक है, उस समय विश्व की राजनीति की क्या माहौल था, उसका क्या सिचुएशन था, उसका क्या कंडीशन था, उसको होता है हम इस इंटरनेशनल कंटेक्स्ट वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अब इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि मैं अभी आपको बता दूं कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उस देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, विश्व की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा होता है उसका उस देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, उस देश की फॉरेन पॉलिसी के बनने के ऊपर, उस देश की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर होता है बहुत ही मेजर इंपैक्ट होता है। ठीक है, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इसीलिए अगर हमको समझना है कि 1947 में भारत ने जो था कौन सी फॉरेन पॉलिसी को अपनाया या फिर उसको क्यों अपनाया, तो हमको उस समय के इंटरनेशनल कंटेक्स्ट को जानना पड़ेगा, तभी जो होता है 1947 में भारत ने जो पॉलिसी को अपनाया उसको अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है आपको? अब हम समझने वाले हैं कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस समय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो था उसका एनवायरनमेंट था कैसा, ठीक है, विश्व की राजनीति का उस समय माहौल क्या था वो हम देखने वाले हैं। देखिए, 1947 के बाद जो है जब भारत आजाद हुआ था तब उस समय जो था जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो था या फिर जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो था या फिर जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो था उसका इन्वायरमेंट जो था बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। ठीक है, बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। ठीक है, बहुत ज्यादा जो था वो टर्बुलेंट था, काफी उथल पुथल जो था वो पूरे विश्व में जो था मचा हुआ था, काफी ज्यादा जो था हॉस्टाइल था, चारों तरफ जो थी एनिमिटी की जो फीलिंग होती है, ठीक है, शत्रुता की जो फीलिंग होती है चारों तरफ जो थे फैली हुई थी। ठीक है, अब एक चैलेंजिंग या फिर टर्बुलेंट या फिर हॉस्टाइल जो था वो
इन्वायरमेंट जो था इंटरनेशनल का वो क्यों था, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 1947, इससे जस्ट 2 साल पहले जो था 1945 के अंदर दुनिया के अंदर जो था एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और एक बहुत ही डिवास्टेटिंग वॉर का जो था खत्म हुआ था। ठीक है, 1947 में, 1947 से जस्ट पहले, ठीक है 2 साल पहले 1945 में, ठीक है, हमारी दुनिया का जो था एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और बहुत ही डिवास्टेटिंग वॉर, ठीक है, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो था समाप्ति हुई थी। और इस सेकंड वर्ल्ड वॉर के चलते जो है पूरी दुनिया को जो था काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, सारी के सारी यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमी जो थी, जो पॉलिटी जो था, सोसाइटी जो था, पूरी तरीके से जो था टूट गया था, पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो चुके थे। और चारों तरफ जो था वो रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस जो थी वो चल रही थी। ठीक है, चारों तरफ जो था रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो था वो कंटिन्यू था। उसके साथ साथ जो था दुनिया के अंदर जो है एक फिर से एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम भी जो था वो चल रहा था। दुनिया के अंदर एक बार फिर से एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, यानी कि यूनाइटेड नेशन को बनाने का जो था काम चल रहा था। क्योंकि अभी आपने जो था देखा था, ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में जो था बताता हूं कि 1940 और 1918 जब पहला विश्व युद्ध होता है, तो पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं वो मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हम एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो कि दुनिया के अंदर लड़ाई झगड़े जो होते हैं एक दूसरे के कंट्रीज के बीच में, उसको रोकने का काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो था उन्होंने लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया। ठीक है, लीग ऑफ नेशन का उन्होंने निर्माण किया, जो कि बेसिकली प्रीडिसेसर था यूनाइटेड नेशन का। ठीक है, यूनाइटेड नेशन से पहले जो था दुनिया के अंदर लीग ऑफ नेशन जो था एग्जिस्ट करता था। ठीक है, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जो था पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन इसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया था, ठीक है, युद्ध को रोकने के लिए, उसको ये फुलफिल नहीं कर पाता है। क्योंकि लीग ऑफ नेशन के होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो हो जाती है, और ये लीग ऑफ नेशन जो होता है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म होता है, तो उसके बाद फिर से दुनिया के अंदर एक नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का निर्माण चलता है। ठीक है, सेम पर्पस के लिए, ठीक है, युद्ध वगैरह को रोकने के लिए और विश्व में जो है पीस को फॉस्टर करने के लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन को बनाने का काम जो था वो चल रहा था। इसके साथ साथ जो था आपने देखा था कि 1945 के बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद जो है दुनिया के अंदर कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है, जिसमें पूरी दुनिया जो है वो दो कैंप के अंदर बंटना शुरू हो जाती है, एक वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। और एक बार फिर से जो एनिमिटी की फीलिंग होती है, ठीक है, जो शत्रुता की फीलिंग होती है, एक बार फिर से पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर फैल जाती है। क्योंकि आपको पता है जो अमेरिका का सपोर्टर है वो रशिया के सपोर्टर से नफरत ही करेगा। ठीक है, जो रशिया का सपोर्टर है वो अमेरिका के सपोर्टर से नफरत करेगा। ठीक है, और इस कोल्ड वॉर की वजह से एनिमिटी की फीलिंग तो जो थी फैली हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ कोल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो था वॉर की टेंशन जो था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, कभी भी जो था वॉर हो सकता था, इसकी भी टेंशन जो था काफी ज्यादा दुनिया के अंदर जो था बना हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो था समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो था 1947 के दौरान जो था वो कैसा था। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा, ये जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, इसके तो नेगेटिव इंपैक्ट तो बहुत थे। ठीक है, जैसे कि एनिमिटी की फीलिंग या फिर इकोनॉमी का डिस्ट्रॉय होना, पॉलिटी का डिस्ट्रॉय होना, ये सब तो हमने देखा ही, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी था। ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी था, और वो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था कि इसके वजह से डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अभी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, देखिए आपको पता है कि 1945 से पहले जो था दुनिया के अंदर जो थे, जो यूरोपियन पावर्स जो थी, ठीक है, जैसे कि फ्रांस वगैरह हो गए, ब्रिटेन वगैरह हो गए, स्पेन वगैरह हो गए, इन सब ने जो था दुनिया के अलग अलग कोनों में, ठीक है, जैसे कि एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारी कॉलोनीज को बना रखा था, बहुत सारी कॉलोनीज को बना रखा था, उनको कंट्रोल करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, जैसे कि इंडिया को ब्रिटिशर ने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन जब 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं। ठीक है, और वीक होने की वजह से इन सारी कंट्रीज को, इन सारी यूरोपियन कंट्रीज को अपनी अपनी कॉलोनीज को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, उनको इंडिपेंडेंस देना पड़ता है, जैसे कि ब्रिटिशर ने हमको इंडिपेंडेंस दे दिया था 1947 के अंदर। ऐसे ही बाकी की जो दुनिया के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वो अपने अपनी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस देना शुरू कर देती हैं। और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होता है जब सारी की सारी जो कॉलोनाइज कंट्रीज होती हैं उनको इंडिपेंडेंस मिलता है, उसको हम डीकोलोनाइजेशन जो होता है वो कहते हैं। तो दुनिया के अंदर जो होता है डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की भी शुरुआत हो जाती है 1945 के बाद। और डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से दुनिया के अंदर बहुत सारी नई नई कंट्रीज जो थी, ठीक है, अपने खुद की एक नाम के साथ, अपने खुद की एक अलग पहचान के साथ जो था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर उभर करके आ रही थी। ठीक है, तो ये पूरा जो था हमारा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताया मैंने,
जिसमें भारत का जो था एक आजाद देश के रूप में जन्म हुआ था। ठीक है, अब हम देखने वाले जो होता है बेसिकली है कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट जो है इसका भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, अभी जो था हम उसको देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम तो चली रही थी। ठीक है, कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम चल रही थी, रिकंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम जो था चल रही थी, एनिमिटी की प्रॉब्लम चल रही थी, हॉस्टिलिटी की प्रॉब्लम चल रही थी। ये सारी प्रॉब्लम तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चली रही थी। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर ये सारी प्रॉब्लम तो चली रही थी, जिसने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो था उसके ऊपर एक मेजर इंपैक्ट जो था वो डाला। लेकिन इसके साथ साथ भारत की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी, ठीक है, जो अपनी खुद की जो घरेलू राजनीति जो थी उसके अंदर भी जो था बहुत सारी जो थी प्रॉब्लम चल रही थी। और इस डोमेस्टिक पॉलिसी जो थी, ठीक है, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो थी हमारे कंट्री के अंदर चली थी, सॉरी मैंने यहाँ पे पॉलिसी लिख दिया, प्रॉब्लम, भारत के अंदर जो था बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी जो थी चल रही थी। ठीक है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, और इन सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स ने भी जो था भारत के फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में जो था कहीं ना कहीं जो था एक मेजर रोल जो था प्ले किया था। ठीक है, एक मेजर इन्फ्लुएंस जो था इन्होंने डाला था। ठीक है, जैसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो आपने देखा था कि नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम चल रही थी हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, हमारी कंट्री को जो था पार्टीशन जैसे पेनफुल प्रोसेस का जो था सामना करना पड़ा। हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी को हटाने का काम चल रहा था, पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम को, इकोनॉमी को डेवलप करने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो डाइवर्सिटी हमारी कंट्री है उसको अकोमोडेट करने की प्रॉब्लम, एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड भारत को बनाने की प्रॉब्लम जो थी हमारी कंट्री के अंदर चली थी। तो ऐसे बहुत सारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम भी थी जिनको 1947 के समय भारत को था फेस करना पड़ा था। तो अब 1947 के समय इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कैसा था और डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जो था वो कैसा था, ये आपको रोता क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको रोता बेसिकली ये बताने वाला हूं कि ये जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट था, ठीक है, डोमेस्टिक हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसने, और विदेश के अंदर, ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम चली थी उसने भारत के पॉलिसी के, ठीक है, भारत की फॉरेन पॉलिसी के निर्माण में कैसे रोल प्ले किया, कैसे उसने योगदान दिया, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने जो था इसको अच्छे से जो था नहीं समझने की कोशिश की तो आपके ये मान लीजिए आपके 4-5 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से जो बनते हैं मेजर वो आप जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से जो था समझिएगा। देखिए अब हम जो था बेसिकली देखते हैं पहले कि इंटरनेशनल जो कंटेक्स्ट जो था या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि कोल्ड वॉर वगैरह की जो प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, इन सब ने जो था, और जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम हमारी कंट्री के अंदर चली थी उन सब ने जो था भारत के जो फॉरेन पॉलिसी जो थी उसके बनने के ऊपर कैसे योगदान दिया, अब हम जो था उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आप सबने जो कोल्ड वॉर एरा वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि 1947 के बाद भारत ने जो था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को जो था अपनाया था। ठीक है, 1947 के समय भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, भारत की जो विदेश नीति जो थी वो टोटली नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के ऊपर बेस्ड थी, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो था भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही मेजर प्रिंसिपल हुआ करता था। सवाल अब यहाँ पे ये उठता है कि भारत ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्यों नहीं अपनाया, मतलब उसको क्यों अपनाया, भारत ने जो था यूएसए को क्यों ज्वाइन नहीं किया, भारत ने जो था यूएसएसआर को क्यों नहीं ज्वाइन किया, अब हम जो था डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, भारत ने जो था वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्यों अपनाया, भारत ने अपने विदेश नीति में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को एक मेजर प्रिंसिपल के रूप में क्यों अडॉप्ट किया, इसका रीजन जो था वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो था छिपा हुआ है। ठीक है, इसका एक मेजर कारण जो था वो हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का था। ठीक है भैया, मैंने आपको बताया ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो था भारत की फॉरेन पॉलिसी के बनने में था। ठीक है, तो भारत ने जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया, उसका अपनाने के पीछे जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो चल रही थी, ठीक है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसका एक बहुत ही मेजर रोल था। कैसे था वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता है कि इंटरनेशनल कंटेक्स्ट के अंदर 1947 के समय कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम जो थी वो चल रही थी। ठीक है, लेकिन हमारे देश के लीडर जो थे, और इस कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम में जो था आपको पता है चारों तरफ जो था वो राइवलरी, ठीक है, चारों तरफ जो है लड़ाई झगड़े की टेंशन, ठीक है, एक दूसरे को मारने पीटने की जो था टेंशन चारों तरफ जो था इस कोल्ड वॉर के प्रॉब्लम के अंदर जो था वो चल रही थी। ठीक है, लेकिन हमारे देश के जो लीडर जो थे, ठीक है, हमारे देश के जो लीडर जो थे, नेहरू जी थे या फिर पटेल साहब थे, ठीक है, ऐसे जो लीडर थे वो जो था नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है, जो अभी अभी
एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में उभरा है, ठीक है। इंडिया उसका जो होता है उभरते ही, ठीक है, अभी अभी एक नए कंट्री के रूप में भारत का होता है जन्म हुआ है, उसका जन्म होते ही कोई दुश्मन बन जाए, ठीक है। हमारे देश के लीडर जो था वो नहीं चाहते थे कि भारत जिसने अभी अभी इंडिपेंडेंस को होता है गेन किया है उसका होता है दुनिया के अंदर कोई दुश्मन बने, ठीक है। हम जो था किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहते थे, ना ही जो था हम यूएसएसआर को अपना दुश्मन बनाना चाहते थे, ना ही हम यूएसए को अपना दुश्मन बनाना चाहते थे, ठीक है। अब अगर हम यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते तो हम ऑटोमेटिकली यूएसए के दुश्मन हो जाते, अगर हम यूएसए को ज्वाइन कर लेते तो हम ऑटोमेटिकली यूएसएसआर के दुश्मन हो जाते। लेकिन हमारे देश के लीडर जो थे वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि हमको पता था, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के लीडर जो था वो किसी भी तरीके के वॉर में जो था वो इंगेज नहीं होना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर था बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो चल रही थी, ठीक है, पार्टीशन वगैरह की, बंटवारे की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो थी चल रही थी। तो हमारे देश के लीडर जो थे वो किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में या फिर किसी को भी जो था अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। तो इसी की वजह से क्या हुआ, हमारे देश के लीडर्स ने जो था एक मिडिल पाथ को निकाला, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट को, कि ना हम आपको सपोर्ट करेंगे ना हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम दोनों से जो है डिस्टेंस बना करके रखेंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक भी है, डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप, हम दोनों से जो है डिस्टेंस बना करके रखेंगे, हम ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भैया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि भैया हम लड़ाई झगड़ा होता है किसी के साथ नहीं करना चाहते हैं, हम पीस को होता है अडॉप्ट करना चाहते हैं, हम अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको सॉल्व करना चाहते हैं, हम किसी के साथ जो दुश्मनी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना लिया। ये तो एक बेसिक कारण है। दूसरा कारण जो है इसका वो ये है कि हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, ठीक है, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव जो था, ठीक है, हमारे देश की जो विदेश नीति जो है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो एक पीसफुल वर्ल्ड को जो था एस्टैब्लिश करना था, ठीक है। हम अपने विदेश नीति के जरिए एक पीसफुल, एक स्टेबल, ठीक है, एक पीसफुल और एक स्टेबल वर्ल्ड को जो था एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। हम अपने विदेश नीति के जरिए चाहते थे कि दुनिया के अंदर जो है चारों तरफ जो है पीस हो, हार्मनी हो, ब्रदरहुड हो, लोग जो होता है एक दूसरे की सोवरेनिटी को, एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को जो होता है वो रेस्पेक्ट करें, ठीक है, लड़ाई झगड़े जो होता है वो ना करें, ठीक है। हम लोग जो थे वो ऐसी जो था फॉरेन पॉलिसी की, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो था उसका ये एक मेजर एम्स और ऑब्जेक्टिव जो था हुआ करता था। हम जो था सिंपली यही चाहते थे कि दुनिया के अंदर जो है ये जो कोल्ड वॉर की टेंशन जो है वो ना हो, बल्कि दुनिया के अंदर पीस, स्टेबिलिटी, हार्मनी, ब्रदरहुड ये सब जो था मेंटेन रहे, ठीक है। लोग जो था अपनी सोवरेनिटी के साथ साथ दूसरे की सोवरेनिटी को भी जो था कि वो रेस्पेक्ट करें, किसी को कॉलोनी बनाने का काम जो था वो ना करें। हम ऐसा जो था ये ऑब्जेक्टिव जो था दुनिया के अंदर हासिल करना चाहते थे। और अगर हम कोल्ड वॉर के अंदर जो था एंगेज हो जाते तो हमारा ये जो फॉरेन पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव जो था वो कहीं ना कहीं जो था वो फुलफिल नहीं हो पाता। इसलिए हमने क्या किया, हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को जो था अपनाया, और नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के जरिए हमने जो है जो कोल्ड वॉर प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, उसको जो था रिड्यूस करने का काम किया, ठीक है। दोनों जो गुट थे, ठीक है, जो दोनों ब्लॉक थे उनके बीच में कहीं ना कहीं हमने जो था वो दोनों के बीच में जो था पीस को एस्टैब्लिश करने का काम किया, दोनों के बीच में जो राइवलरी चल रही थी उसको कम करने का काम किया, ताकि जो होता है दुनिया के अंदर पीस जो है वो एस्टैब्लिश हो सके, ठीक है। और दुनिया के अंदर जो सोवरेनिटी है, जो इंडिपेंडेंस है एक दूसरे की कंट्रीज की, वो स्टेबल रह सके, वो बरकरार रह सके। इसीलिए जो था हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को जो था वो अपना लिया। तो ये आपने जो था देख लिया कि इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम चल रही थी उसने भारत की फॉरेन पॉलिसी को बनने में जो था कैसे रोल प्ले किया, ये आपका जो था ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम जो था यहाँ पे थोड़ा सा जो था डिस्कस करेंगे कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी, ठीक है, जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो चल रही थी भारत के अंदर, ठीक है, उसने जो था भारत की फॉरेन पॉलिसी के बनने के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस डाला वो देखते हैं। देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो था या फिर एक्सटर्नल फैक्टर जो थे, इन्होंने जो था भारत के फॉरेन पॉलिसी के बनने में एक मेजर रोल प्ले तो किया ही, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो थे वो इंटरनल फैक्टर भी थे। भारत के अंदर ऐसे कुछ इंटरनल फैक्टर भी थे जिन्होंने भारत की फॉरेन पॉलिसी के बनने में जो था एक बहुत ही मेजर रोल जो था प्ले किया था, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर थे वो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो जो ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, ठीक है, जो कि पीसफुल रास्ता था, जो कि एक तरीके का पीसफुल पाथ था, ठीक है, कोल्ड वॉर के बीच में ये जो पीसफुल रास्ता जो था, ठीक है, जिसको हमारे कंट्री ने जो था अपनाया था, इसको अपनाने के पीछे जो था एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल रीजन था, ठीक है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल रीजन था। अब वो हिस्टोरिकल रीजन क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप भारत को इतिहास जो होता है देखिए, ठीक है, अगर आप भारत के इतिहास को देखिए तो भारत ने एंशिएंट सोसाइटी से लेकर के अब तक
हमेशा जो होता है वो पीस की बात की है। भारत ने अपने पूरे के पूरे इतिहास में जो होता है हमेशा शांति के पक्ष को जो होता है पकड़ा है। भारत ने जो है कभी भी वॉर की बात, लड़ाई झगड़े की बात जो है, मारपीट की बात, ठीक है, खून खराबे की बात जो है भारत ने अपने पूरे इतिहास में जो है कभी नहीं किया है। ठीक है, ये सिर्फ मॉडर्न पॉलिटिक्स की जो बात नहीं है। अगर आप एंशिएंट सोसाइटी को देख लें तो उस एंशिएंट सोसाइटी में भी जो था हमने नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन वायलेंस हो गया, पीस हो गया, हार्मनी हो गया, हमेशा हमने जो था अपने पूरे इतिहास में ब्रदरहुड की ही जो था बातें की हैं। ठीक है, हमने कभी भी जो है लड़ाई की जो पॉलिसी होती है, लड़ाई झगड़े की या फिर जो वायलेंस की जो पॉलिसी होती है उसको कभी भी जो है नहीं अपनाया है। तो आप अगर खुद सोच करके देखिए कि जब 1947 के समय जब कोल्ड वॉर की प्रॉब्लम चलती है जिसमें चारों तरफ जो होता है वायलेंस, रेवलरी, ठीक है, इंस्टेबिलिटी, ये सारे चारों तरफ जो होता है जब फैली होती है, इस दौरान भारत जिसने हमेशा इतिहास में पीस का रास्ता चुना है, जिसने हमेशा दुनिया के अंदर जो है नॉन वायलेंस का रास्ता जो चुना है, क्या आपको लगता है कि भारत ऐसे इस वायलेंस के रास्ते के अंदर, इस वायलेंस की पॉलिसी के अंदर एंगेज हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत ने हमेशा से जो होता है अपने पूरे इतिहास के अंदर पीस के रास्ते को अपनाया है, स्टेबिलिटी के रास्ते को अपनाया है, नॉन वायलेंस के रास्ते को अपनाया है। तो भारत जो है वो कभी भी ये कोल्ड वॉर का जो ये रास्ता है जिसमें चारों तरफ जो है राइवलरी फैला हुआ है, चारों तरफ लड़ाई की सिचुएशन फैली हुई है, चारों तरफ इंस्टेबिलिटी, चारों तरफ वायलेंस फैला हुआ है, चारों तरफ हॉस्टिलिटी फैली हुई है, उसको कभी भी जो होता है वो ज्वाइन नहीं करेगा। ये भी जो होता है एक मेजर कारण था, ये एक हिस्टोरिकल हमारा रीजन था। इसके साथ साथ आपकी बुक के अंदर बहुत सारे कारण जो थे दिए थे। ठीक है, जैसे कि हम अपने देश की जो था जो सोवरेनिटी जो था, सोवरेनिटी जो था हम उसको जो था बचाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यूएसए को ज्वाइन कर लेते तो यूएसए जैसा कहता है या फिर यूएसएसआर जैसा कहता है उसको हमको करना पड़ता। हम अपने खुद से कोई काम जो था नहीं कर सकते थे। हम अपनी जो इंटीग्रिटी जो था उसको बचाना चाहते थे, हम अपने देश की जो इंडिपेंडेंस जो था उसको बचाना चाहते थे। इसलिए भी जो था हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को चुना था, हमने कोल्ड वॉर के अंदर जो था पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, एक ये कारण था। इसके साथ साथ आपने जो था अभी देखा होगा कि हमारे देश के अंदर एक इंडियन नेशनल मूवमेंट चला था। ठीक है, हमने अंग्रेजों से जो था आजादी पाने के लिए जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो था उसको छेड़ा था। और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था जो कि हमारे देश के एक लंबे, ठीक है, हमारे इतिहास के अंदर जो था एक लंबे समय के लिए चला था। इस इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो था जो सोवरेनिटी जो है, ठीक है, सोवरेनिटी हो गया या फिर इंडिपेंडेंस हो गया या फिर डेमोक्रेसी हो गया, ये सारी चीजें जो थी, ये तीन चीजें, वैसे तो और सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन ये तीन चार चीजें जो है, ठीक है, जैसे सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें जो थी वो हमारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसका जो था एक मेजर प्रिंसिपल था। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हमारे देश के इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसके मेजर प्रिंसिपल क्या थे या फिर उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, तो हमारे देश का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था उसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो सोवरेनिटी को हासिल करना था, वो इंडिपेंडेंस को हासिल करना था, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना था। ठीक है, अब अगर इन सारी चीजों को आप देखें हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के इंडियन नेशनल मूवमेंट के आइडियल्स थे, ये सारी चीजें जो थे वो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो थे वो आइडियल्स थे। ये सारी चीजें जो अगर हम अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को देखें, ठीक है, अगर हम अपने देश की फॉरेन पॉलिसी को देखें तो यही सारी चीजें जो होती हैं हमको हमारे फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी होता है देखने को मिलती हैं। ठीक है, कैसे देखने को मिलती हैं? अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी उसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, वो दुनिया के अंदर एक पीसफुल वर्ल्ड, ठीक है, एक पीसफुल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना था। ठीक है, दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज हैं उनकी सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना था। ठीक है, दूसरे की सिक्योरिटी को जो था रेस्पेक्ट करना था। ठीक है, यही सारे आइडियल थे और यही सारे आइडियल जो थे वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आइडियल्स जो कि हमारे कभी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर हुआ करते थे, ठीक है, जो कि हमारे देश के खुद के हुआ करते थे, उन्हीं सारी वैल्यूज को, उन्हीं सारे आइडियल्स को जो कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट हुआ करते थे, उन्हीं सारी चीजों को हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी जो था रखा। ठीक है, हमने जो था अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव क्या था वो सोवरेनिटी को अचीव करना था। तो हमने दूसरी दुनिया की जो सोवरेनिटी थी उसको भी रिस्पेक्ट किया, क्योंकि हमको पता था कि किसी भी देश के लिए सोवरेनिटी या फिर इंडिपेंडेंस जो होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग ऑलरेडी इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान जो था वो समझ चुके थे। इसलिए हमने इन सारे वैल्यूज को, ठीक है, कि दूसरे की सोवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना, दूसरे के इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करना, इन सारी चीजों को भी जो था हमने अपने विदेश नीति के अंदर भी जो था वो डाला। तो आपने जो था देखा कि कहीं ना कहीं जो हमारा जो डोमेस्टिक, ठीक है, जो इवेंट हुए थे हमारे देश के अंदर, जो कुछ इवेंट होते हैं उन सबका भी जो था कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन पॉलिसी के बनने में एक मेजर रोल था।
तो अब आप यहाँ पे होता है सिंपली, अगर आपने अभी तक जो पढ़ा उसको आप अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर होता वो कहे तो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी देश की, ठीक है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी देश की, मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, ठीक है, एक तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी देश की, अभी आपने यहां से जो पढ़ा है उसको आप सिंपली एक लाइन में कह सकते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी भी देश की, ये एक तरीके से जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं या फिर और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो होती है किसी भी देश की वो उस देश के जो इंटरनल फैक्टर होते हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उनका प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और यही आपके जो चैप्टर जो दूसरा वाला टॉपिक है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, उसका जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसकी जो पहली लाइन है, ठीक है, वो बेसिकली यही है, ठीक है। उसमें जो लिखा गया है कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द इंटरप्ले ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ अ कंट्री, और यही बात मैंने आपको यहाँ पे बता भी दी है, ठीक है, कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी कंट्री की वो बेसिकली उस देश के जो इंटरनल फैक्टर होते हैं उसका और जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब आप जो है सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, और ये लाइन आपके लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है बनता भी है, ठीक है, आपको आपके सैंपल पेपर में मिल भी जाएगा। तो अब आप जो होता है ये जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है क्या है वो आपका तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ आपको यहाँ से ये भी देखने को मिलेगा, एक मेजर क्वेश्चन बन करके आता है कि एक्सटर्नल पॉलिसी जो होती है या फिर जो फॉरेन पॉलिसी होती है किसी देश की उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि एक्सटर्नल फैक्टर या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो होता है या फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर जो इवेंट होते हैं जैसे कि ये इंटरनेशनल मूवमेंट इवेंट हुआ था ये भी होता है इन्फ्लुएंस करता है। इसके साथ साथ तीसरा फैक्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमने हमेशा इतिहास में पीस की बातें की है, शांति की बातें की है, इसलिए हमने अपने फॉरेन पॉलिसी में भी होता पीस की बातें होते रखी, पीस की पॉलिसी को होता अपनाया, ठीक है। तो अब आपके यहाँ पे होता है 4-5 क्वेश्चन होता है वो तैयार हो गए हैं। अब जो होता है बेसिकली जो होता है यहाँ पे हम नेहरू जी के जो टॉपिक है कि नेहरू जी का रोल जो था वो क्या था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो हम होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसके साथ साथ जो होता है मैं आपको यहाँ पे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और रह गए उनको बता देता हूँ कि देखिए भारत ने जो था भले ही जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो था जो नैम जो था उसको अपने फॉरेन पॉलिसी के सबसे मेजर प्रिंसिपल के रूप में अपनाया था, ठीक है। हमारी विदेश नीति जो थी उसका जो मेजर जो सिद्धांत जो था वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी था, लेकिन भारत जो था वो अपने पूरे इतिहास के दौरान जो था अपनी इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के ऊपर हमेशा टिका नहीं रह पाया था, ठीक है। भारत ने जो था पूरे इतिहास के दौरान, ठीक है, पूरी तरीके से जो था इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना नहीं पाया था, ठीक है, इसके ऊपर टिक नहीं पाया था, इससे डेविएट हो गया था, ठीक है। जैसे कि अगर आपको इतिहास के अंदर होता है ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड दिखेंगे जहां पे आपको लगेगा कि भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को नहीं सपोर्ट कर रहा है बल्कि यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं जैसे जिसमें से एक इवेंट है कि 1956 के अंदर जो होता है ब्रिटेन ने जो था वो इजिप्ट के ऊपर जो था इन्वेजन कर दिया था, ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर जो था वो अटैक कर दिया था, ठीक है। सुएज कैनाल के इशू को लेकर के ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक कर दिया था। तो उस समय जो ब्रिटेन ने जब इजिप्ट के ऊपर इन्वेजन किया, जब अटैक किया, उसके खिलाफ जो था भारत ने पूरी दुनिया के अंदर जो था प्रोटेस्ट किया था, ब्रिटेन के खिलाफ जो था पूरे दुनिया के अंदर था इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन बिल्कुल उसी समय 1956 में ही यूएसएसआर जो था उसने भी जो था हंगरी के ऊपर हमला किया, ठीक है, हंगरी के ऊपर अटैक कर दिया। और उस समय जब पूरी दुनिया जो थी वो यूएसएसआर को हंगरी के ऊपर हमला करने के लिए जो था इसकी काफी ज्यादा निंदा कर रही थी, तब भारत ने जो था यूएसएसआर के इस इन्वेजन के खिलाफ जो था वो कुछ भी नहीं बोला। आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रिटेन के खिलाफ जो था भारत ने पूरी दुनिया के अंदर प्रोटेस्ट किया, लेकिन वही यूएसएसआर ने भी वही काम किया, वही अटैक किया, लेकिन इंडिया ने जो था यहाँ पे कुछ नहीं बोला। तो इससे लोग कहते हैं कि भारत जो है यूएसएसआर का जो था पक्षधर था, इसीलिए भारत ने जो था कुछ नहीं बोला। इसके साथ साथ आपने देखा कि भारत जो था एक 1971 के अंदर उसने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को भी जो था साइन कर लिया था, ठीक है। एक नॉन अलाइनमेंट कंट्री होने के बावजूद भी भारत ने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो था साइन कर लिया, जो कि कहीं ना कहीं जो था दिखाता है कि भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाने के बजाय प्रो यूएसएसआर की पॉलिसी को अपना रहा था, ठीक है। तो आपको ऐसे बहुत सारे जो था इवेंट दिख जाएंगे जहां पे आपको दिखेगा कि भारत जो है वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाने के बजाय यूएसएसआर को जो था वो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और इसीलिए भारत की जो ये फॉरेन पॉलिसी जो है इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है। आपने जो था वो पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा भी होगा, 2 कारण थे, ठीक है, जिसकी वजह से भारत के फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि हमारे कंट्री ने जो था इंडिया ने कोल्ड वार के रेस्पॉन्स में जो था नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया,
वहीं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान ने जो था नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाने के बजाय जो था यूएसए को सपोर्ट कर लिया, नाटो अलायंस जो था उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और यूएसएसआर के जो 1940s के समय में और 50s के समय में यूएसए का जो रिलेशन जो था भारत के साथ जो था वो काफी अच्छा नहीं था, क्योंकि आपने देखा कि भारत जो था वो नैम को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और नैम को सिर्फ भारत सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, बल्कि नैम ये जो मूवमेंट जो था इसको पूरी दुनिया के अंदर जो था वो फैला भी रहा था, इसको पूरी दुनिया के अंदर बाकी की जो कंट्रीज थी उनको फॉलो करने के लिए प्रेरित भी कर रहा था। और भारत के इसी काम की वजह से जो था यूएसए काफी ज्यादा नाखुश था, ठीक है। एक तो उसने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपना रखा था, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को था वो दुनिया के अंदर फॉलो करने के लिए दूसरे कंट्रीज को कह रहा था, एक तो ये कह रहा था। इसकी वजह से आपने जो था वो एक और देखा होगा कि एक तो प्रो यूएसएसआर की पॉलिसी को भी अपना रहा था, कि भारत ने जो था वो समय समय पर यूएसएसआर के साथ अपने रिलेशन को जो था वो अच्छे करने की जो था कोशिश की, ठीक है। जैसे भी आपको यहाँ पे देखा 1971 1956, ठीक है। प्रो यूएसएसआर की पॉलिसी की वजह से भी जो था यूएसए भारत से जो था काफी ज्यादा खुश नहीं था। उसके साथ साथ आपने चैप्टर 3 के अंदर देखा था कि हमने 1950s में क्लोज इकोनॉमी के सिस्टम को अपनाया, क्लोज इकोनॉमी, जहां पे हमने जो था पूरी तरीके से एक्सपोर्ट जो है, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं, इंपोर्ट जो है बाहरी देशों से वो हमने बंद कर रखा था, ठीक है। तो हमारी इस क्लोज इकोनॉमी की पॉलिसी को अपनाने की वजह से भी यूएसए, क्योंकि हम इंपोर्ट कर ही नहीं रहे थे बाकी की दूसरी कंट्री से, तो यूएसए जो था उसके इकोनॉमिक के रिलेशन जो थे इंडिया के साथ अच्छे नहीं बन पाए थे, जिसकी वजह से यूएसए जो था वो भारत से काफी ज्यादा नाराज था, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है कि ये फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, इसके बनने में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो है कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी क्यों बनाया, उसको सब कुछ जो था वो आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज का सेशन जो था वो यहीं पे खत्म भी होने वाला है। अब हम जो था हम अगले वीडियो के अंदर जो है नेहरू जी का रोल जो था क्या था हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी के बनने के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। फिर से मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि मैं वीडियो जो है वो भले बहुत लेट ही बनाता हूं, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक कंटेंट वाले और एक क्वालिटेटिव वीडियो बनाने का होता है, और उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे आकर के तो मैं एक दिन के अंदर खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको जो था मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सेशन आपका एंजॉय किया होगा, और आपने कुछ बहुत कुछ जो है इस आज के सेशन से सीखा भी होगा। सो प्लीज थोड़ा सा जो होता है वो कॉपरेट कीजिए मेरे साथ, ठीक है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। सारे के सारे वीडियोज होता है अच्छे कंटेंट के साथ, क्वालिटी वाले कंटेंट के साथ होता है मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब तक के लिए वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।